नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइजर के बारे में, जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है, बेसिकली साहिल रीजन में लाई करती है। अच्छा, जब हम साहिल रीजन की कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे या अफ्रीका के बारे में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर हमें यूएसए का जिक्र करना पड़ेगा, वहाँ पर हमें फ्रांस की बात करनी पड़ेगी, वहाँ पर हमें रशिया की बात करनी पड़ेगी। चाइना ने एंटर कर लिया है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, उनकी भी डिस्कशन होगी। और जो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है ना, जितनी ये डिस्टर्ब्ड कंट्रीज़ हैं, मोस्टली जो साहिल रीजन की कंट्रीज़ हैं, वो डिस्टर्ब्ड बेसिकली इसी वजह से हैं क्योंकि बाहर की बहुत सारी कंट्रीज़ ने आकर के यहाँ पर अपना बेस बना लिया है और अफ्रीका के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही हैं। और इस वजह से आज भी आप देखोगे कि अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ बहुत पुअर हैं, वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो भुखमरी से बिल्कुल ग्रस्त है और वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ हैं। फैमीन हमेशा जो है वो बिल्कुल एज पर रहता है, कभी भी आ सकता है इन सारी कंट्रीज़ में। साहिल रीजन की जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स हैं। अब रिसेंटली अभी जो कॉन्टेक्स्ट है इस वीडियो का वो ये है कि रिसेंटली क्या हुआ है कि नाइजर में पिछले साल 2023 में एक मिलिट्री कू हुआ था और मिलिट्री कू होने के बाद जो नए लीडर वहाँ पर आए हैं वो बिल्कुल एंटी वेस्ट और एंटी यूएस लीडर हैं। और आज उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने जो यूएस के साथ उनका डिफेंस या कह लो आप मिलिट्री एग्रीमेंट था, जिसके तहत यूएस का मिलिट्री बेस था नाइजर के अंदर में, उसको यूएस एग्रीमेंट को उन्होंने खत्म कर दिया है, एंड कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो यूएस मिलिट्री प्रेजेंट है नाइजर के अंदर में बहुत अनफेयर है और यूएसए, फ्रांस जैसी कंट्रीज को अब चले जाना चाहिए नाइजर से, या आप कह लो कि अब अफ्रीका से ही इन कंट्रीज को चले जाना चाहिए क्योंकि इन कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया है अफ्रीकन रिसोर्सेज का। एक्चुअल में जब मैं साहिल रीजन की बात कर रहा होता हूँ तो टू अंडरस्टैंड साहिल रीजन में ये सारी कंट्रीज लाई करती हैं, जैसे कि सेनेगल बिल्कुल अफ्रीका का सेंटर वाला रीजन है, जो ये रेड शेडेड पार्ट है यही साहिल रीजन है। और साहिल कंट्रीज में सेनेगल आती है, माली आती है, नाइजर, नाइजेरिया, चाड, सुदान, साउथ सुदान, इथोपिया, एरिट्रिया जैसी कंट्रीज इस पूरे साहिल रीजन के अंडर में आती हैं। और ये कंट्रीज हाईली जो है डिस्टर्ब्ड कंट्रीज हैं। और इसी साहिल रीजन में यहाँ पर यूएसए बहुत एक्टिव है, फ्रांस बहुत एक्टिव है, उसके साथ साथ जो रशिया का वैगनर ग्रुप है अब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। और यहीं पर अभी तक यहाँ पर इस पूरे रीजन में चाइना ने एंटर नहीं किया है। बट इन कंट्रीज के साथ साथ यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि आईसिस और अलकायदा, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस्लामिस्ट जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस पूरे रीजन के अंदर में। अब ये सारे लोगों के एक्टिवनेस की वजह से ये रीजन बहुत ज़्यादा हमेशा डिस्टर्ब्ड रहता है। आज नाइजर में पिछले साल 2023 में ये पूरा मिलिट्री कू हुआ था। इसके पहले ये मिलिट्री कू ऑलरेडी माली और नीचे बुर्किना फासो, इन दोनों कंट्रीज में 2022 में हो चुका है। और इन्हीं मिलिट्री कूस को देख करके नाइजर में भी ये मिलिट्री कू किया गया था। अब अगर आप नाइजर की प्रॉब्लम समझोगे हुआ क्या है और ये सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं नाइजर के अंदर में, तो ये आप समझो कि नाइजर जो है वो पहले फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था और 1960 में इस देश को आज़ाद कर दिया गया था। 1960 में आज़ादी के बाद ये देश पहली बार यहाँ पर सरकार जो बनी वो 2021 में मोहम्मद बाजूम की सरकार बनी थी और मोहम्मद बाजूम यहाँ के प्रेसिडेंट बनाए गए थे। लेकिन मोहम्मद बाजूम को यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया किसने था, तो वेस्ट की मोस्ट ऑफ द पावर्स ने, यानी कि यूएसए ने, फ्रांस ने और ईयू ने मिल करके इनको प्रेसिडेंट बना दिया था ताकि नाइजर के ऊपर में स्ट्रॉन्ग होल्ड रह सके फ्रांस और यूएस का। क्योंकि यहाँ पर नाइजर में अलकायदा और आईसिस बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन दोनों मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, इसलिए यहाँ पर जो एक पूरी तरीके से आप साहिल रीजन में लड़ाई देखोगे फ्रांस के बीच में, यूएसए फ्रांस एक साइड में है और वो लड़ाई कर रहे हैं अलकायदा और आईसिस से इस पूरे साहिल रीजन के अंदर में। लेकिन साहिल रीजन की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड अलकायदा का है और यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरे साहिल रीजन की, क्योंकि ये एनर्जी रिच रीजन है, मिनरल रिच रीजन है और काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेस है इस रीजन में, तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है। अब इनको प्रेसिडेंट तो बना दिया था वहाँ पर वेस्ट ने मिल करके, लेकिन इनकी सरकार जो है वो 2021 में बनी थी और 2023 तक ही चल पाई थी। अब ये तो समझने वाली बात है कि फ्रांस, यूएसए जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो नाइजर के अंदर में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। जाहिर सी बात है वहाँ पर कुछ तो होगा। तो वहाँ क्योंकि नाइजर 7th बिगेस्ट जो है प्रोड्यूसर है यूरेनियम का, और यूरेनियम को आपको पता है दैट न्यूक्लियर पावर में यूज़ किया जाता है, इसीलिए फ्रांस और यूएसए जैसी कंट्रीज़ इतना ज़्यादा एक्टिव हैं नाइजर को लेकर के। दूसरी चीज़ ये है कि नाइजर, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया, बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में लाई करता है और माली और बुर्किना फासो, ये दोनों कंट्रीज़ में अलकायदा का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो यूएस के डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि नाइजर जो है वो एक स्टेबिलिटी बना सकता है साहिल रीजन में। और स्टेबिलिटी तो क्या, स्टेबिलिटी तो यूएस और फ्रांस के लिए होती है, वहाँ की आम जनता के लिए कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो यूएसए को ऐसा लगता है कि अगर हमारा कब्जा नाइजर पर होगा
तो हम बुर्किना फासो या आप कह लो कि माली जैसी कंट्रीज जहाँ पर अलकायदा बहुत एक्टिव है उनसे लड़ सकेंगे बहुत ईजिली, और दूसरी साइड वाले रीजन पर भी हमारी पहुंच होगी। इसलिए यूएसए और फ्रांस जो है वो नाइजर को अपना बेस बनाना चाहती हैं, और इसीलिए फ्रांस और यूएसए के बेस बनाए गए हैं नाइजर के अंदर में। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? प्रॉब्लम यही है कि ये सारी कंट्रीज इतना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, यूएस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फ्रांस आकर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी जैसी कंट्रीज आकर के इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, फिर भी नाइजर जो है वो वन ऑफ दी वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज में आता है। और इवन अगर आप देखोगे डेटा के हिसाब से तो टोटल 24.4 मिलियन लोग रहते हैं नाइजर के अंदर में, और उसमें हर 5 में से 2 लोग जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। और यही प्रॉब्लम है नाइजर की कि इतना सारा इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो खा जा रही हैं, सरकार खा जा रही है, वहाँ की जो करप्ट गवर्नमेंट है, और बाहर की पावर्स को इससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, उनको सिर्फ अपने यूरेनियम की एक्सट्रैक्शन करना है, पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन करना है, उनको लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। और इसी वजह से लोगों की जब इतनी बुरी कंडीशन हो गई तो देखा गया कि वहाँ पर 2022 के अंदर में पहले प्रोटेस्ट शुरू हुए नाइजर के अंदर में। और 2022 के ये जो प्रोटेस्ट थे ये बेसिकली 2 चीज़ों के खिलाफ थे। एक तो जो ये आम लोगों की जान जा रही थी जब अलकायदा और जो ये इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के टेररिस्ट हैं ये लोगों को मार रहे थे, और इसमें दोनों लोगों की लड़ाई में आम जनता पिस जा रही थी। दूसरी चीज़ कि जब इतने सारे रिसोर्सेस हैं हमारी कंट्री में फिर भी हमारी कंट्री इतना गरीब क्यों है? ये 2 पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर 2022 में प्रोटेस्ट शुरू होता है। और ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि क्योंकि सच का प्रोटेस्ट था ये, तो 2023 में यहाँ पर एक मिलिट्री कू होता है। मिलिट्री कू होने का भी रीज़न था क्योंकि इसके पहले 2 मिलिट्री कूस हुए थे, एक बुर्किना फासो में और दूसरा माली में। और ये दोनों मिलिट्री कूस जब हुए तो यहाँ पर देखने को मिला कि मिलिट्री जो है वो अच्छे से हैंडल कर पा रही है अपनी कंट्री को, और वो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी अच्छे से लड़ पा रही है। और फ्रांस और यूएसए की तो एक्चुअल में कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, और ये हमारा रिसोर्सेस है, इस पर हमारा ही हक होना चाहिए। तो जब इन दोनों कंट्रीज़ में मिलिट्री कूस हुआ तब जा करके नाइजर के अंदर में भी मिलिट्री को ऐसा लगने लगा कि अब हमें भी ये जो सरकार है इसको गिरा देना चाहिए और यहाँ पर पूरी एक मिलिट्री गवर्नमेंट लानी चाहिए। तब जाकर के 2023 में जब ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो गया तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे बाजूम उनको हटा दिया गया और यहाँ पर मिलिट्री गवर्नमेंट बना दी गई। अब जब ये मिलिट्री गवर्नमेंट बनाई गई तो पूरा वेस्ट जो है वो तिलमिला गया और इसके खिलाफ जो लोग खड़े हो गए। लेकिन वहाँ पर जो आम जनता है जो नाइजर की, वो इस मिलिट्री गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, और इसीलिए उन्होंने फ्रेंच एम्बेसी के बाहर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकाला संडे को। और ये फ्रेंच एम्बेसी पर इवन इन लोगों ने अटैक भी किया, और यहाँ पर अटैक करके यहाँ पर इन्होंने रशियन फ्लैग्स को वेव किया। अगर आप पूरे नाइजर की हालत देखोगे तो इस तरीके से आम जनता जो है वो रशियन फ्लैग्स को वेव कर रही है। अब ये रशिया कहाँ से बीच में आ गया? रशिया का जो वैगनर ग्रुप है, एक्चुअल में ये वैगनर ग्रुप बेसिकली बहुत एक्टिव है साहेल रीजन में, और ये हर कंट्री की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है वैगनर ग्रुप कि आप जो है इस्लामिस्ट से भी लड़िए, लेकिन आप फ्रांस और यूएसए को अपनी कंट्री से भगा दो, तभी ये वैगनर ग्रुप आपकी हेल्प कर पाएगा। और यही हेल्प के बाद बुर्किना फासो और माली में प्रॉपर मिलिट्री को हो पाया, और वहाँ पर अब ठीक ठाक मतलब स्टेबिलिटी आ गई है। इसी के बाद नाइजर भी काफ़ी ज़्यादा, नाइजर के लोग काफ़ी ज़्यादा वैगनर ग्रुप को लाइक करने लगे, और वो ऐसे प्रोटेस्ट करके और ऐसे फ्लैग्स वेव करके एक तरीके से वेलकम कर रहे हैं अपनी कंट्री में कि वैगनर ग्रुप यहाँ पर आए और हमारी कंट्री में भी स्टेबिलिटी लाए और इन इस्लामिस्ट जिहादिस्ट से भी लड़ाई करे। फ्रांस और यूएसए को भी भगाई दिया इन लोगों ने। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि मिलिट्री और वैगनर ग्रुप मिल करके ये पूरी लड़ाई लड़ें और इस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी लेकर के आए। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से समझो आप कि साहेल रीजन में जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो फ्रांस की कॉलोनीज हुआ करती थी, जहाँ पर यूएसए इतना एक्टिव है और इतना ज़्यादा रेलेवेंस रखता है यूएसए फ्रांस के अंदर में, इन दोनों कंट्रीज़ को हटाया जा रहा है, लोग वहाँ पर खिलाफ होते जा रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इतने सालों से इन दोनों कंट्रीज़ ने मिल करके, और आप कह लो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मिल करके पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को इतना एक्सप्लॉइट किया है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ वहाँ पर गरीब ही हैं आज भी, मोस्ट ऑफ द लोग वहाँ पर आज भी गरीब हैं। और इसी वजह से लोग अब परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कि ये वेस्टर्न पावर्स किसी तरीके से हमारी कंट्री से चले जाए। और इसीलिए ये सारे प्रोटेस्ट आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। वेस्ट में इतने सारे मिलिट्री कूस भी इसी वजह से होते हैं क्योंकि बाहर के इतने सारे पावर यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। अब जब से रशिया और चाइना ने एंटर किया है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तब से लोग काफ़ी ज़्यादा अलाइन हो गए हैं रशिया और चाइना के थॉट प्रोसेस के साथ। नाउ इंडिया हैज़ ऑल्सो started to go into African continent and this alliance is going to be very strong in Africa। और इसीलिए कहते हैं कि USA and France have lost its relevance in the present context in African continent। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा।
आई होप इस पूरे एक न्यूज़ का कितना बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।